हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ इंडियन ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे टूरिस्ट स्पॉट इन इंडिया एंड मेजर सिटी से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस जो रेलवे ने अब तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे हैं और ये क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाएंगे। तो रेलवे के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सेशन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय शहरों में से कौन सा अपने संतरों के लिए जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नागपुर। नागपुर किसके लिए जाना जाता है? ये संतरों के लिए जाना जाता है। संतरों की खेती एवं संतरों की बेहतर क्वालिटी के कारण नागपुर को ऑरेंज सिटी भी कहा जाता है। नागपुर शहर का नाम नाग नदी के नाम पर पड़ा है। यह मुंबई और पुणे के बाद महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गर्म स्रोतों स्प्रिंग्स के लिए जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गौरीकुंड। गौरीकुंड किसके लिए जाना जाता है? ये गर्म स्रोतों के लिए जाना जाता है। गौरीकुंड है कहाँ पर? ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक धार्मिक स्थल है। इसका संबंध भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती से है, जिनका नाम माँ गौरी भी है। यह स्थान अपने गर्म स्रोतों स्प्रिंग्स के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है? इनमें से कौन सा स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तवांग मठ। तवांग मठ कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक बौद्ध मठ है। यह भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है तथा लहासा के पोताला महल के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। यह मठ दूर से दुर्ग जैसा दिखाई देता है। इसका प्रवेश द्वार दूर से देखने पर झोपड़ी जैसा लगता है। दिस्कत मठ, दिस्कत मठ के बारे में जानते हैं। इसे दिस्कत सोमपा के नाम से भी जाना जाता है। यह लद्दाख में सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। कौन से की बात कर रहे हैं हम? दिस्कत मठ की, लद्दाख में। तो देखिए, दिस्कत का जो शुरुआती लेटर है इसमें भी दी आ रहा है और लद्दाख में भी बीच में ये द आ रहा है। तो आप ऐसे करके इसको रिलेट कर सकते हो। थिकसे मठ, थिकसे मठ कहाँ पर है? यह मठ तिब्बती बौद्ध धर्म के गेलुग संप्रदाय से संबंधित है, जो भारत के लद्दाख में है। ठीक है, तो कहाँ पर है ये? थिकसे, थिकसे मठ है, मठ है, ये है लद्दाख में। तो थाली से आप कनेक्ट कर लो, थाली। ठीक है, थाली, था से थिक से, ल से लद्दाख, ऐसे आप याद रख सकते हो। हेमिस मठ ये कहाँ पर है? लद्दाख में है। यह टुक्या वंशावली का एक हिमालय बौद्ध मठ है। तो ये तो काफ़ी पॉपुलर है, आपको पता होगा। हेमिस मठ कहाँ है? लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है कि रानी खेत हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में है ये भी, रानी खेत हिल स्टेशन। रानीखेत भारत के उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में स्थित एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, जहां पर धार्मिक स्थल, झील, नदी, हरे भरे घास के मैदान, देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्ष और झरने देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी कहा जाता है? तो ये जयपुर, राजस्थान के जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी। और इसमें हवा महल भी है जयपुर में। तो गुलाबी शहर जयपुर हो गया। बुनकरों का शहर पानीपत है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बुनकरों का शहर। अंतरिक्ष का शहर, ये भी कई बार पूछता है, अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु। यहाँ पर ये सभी इंपॉर्टेंट है। त्योहारों का नगर किसे जाना जाता है? मदुरई को। कोल महलों का शहर कोलकाता। पर्वतों की रानी मसूरी। ठीक है। पूर्व का वेनिस कोच्चि। एशिया के अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश। एशिया के अंडों की टोकरी। कर्नाटक का रतन मैसूर। एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन गार्डन उद्यान किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीनगर में है। हम बात कर रहे हैं ट्यूलिप गार्डन की, कहाँ पर है ये? श्रीनगर में।
एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान श्रीनगर शहर में स्थित है। इसका पहले नाम क्या था? सिराज बाग था। 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने खुलवाया था। यह गार्डन जबरवान पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको कश्मीर के सेफ्रॉन टाउन के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है पंपोर को। ठीक है, पंपोर को। पैसा, पैसा से आप याद कर लेना, प से पंपोर, स से सेफ्रॉन। पंपोर भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के पुलवामा जिले में स्थित एक नगर है जिसे कश्मीर के सेफ्रॉन टाउन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है जहां सिटी पैलेस स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर को क्या कहा जाता है? वेनिस ऑफ द ईस्ट। उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला इस शहर को प्राकृतिक रूप से समृद्ध और खूबसूरत बनाती है। इस शहर को झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भारत का चर्चित सिटी पैलेस स्थित है। उदयपुर की स्थापना 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने की थी। इनमें से कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है वो बताना है आपको। तो उज्जैन कहाँ पर है? क्षिप्रा नदी पर है, ये सही है। सूरत ताप्ती नदी पर है और ये लखनऊ गोमती नदी पर है। तो जो सही नहीं है वो कौन सा? ऑप्शन सी, जबलपुर झेलम पर नहीं, जबलपुर है नर्मदा नदी पर। उज्जैन क्षिप्रा नदी पर, सूरत ताप्ती नदी पर, जबलपुर नर्मदा नदी पर, लखनऊ गोमती पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर द गोल्डन ट्रायंगल नामक पर्यटन परियोजना का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सा शहर द गोल्डन ट्रायंगल नामक परियोजना का हिस्सा नहीं है? तो ये लखनऊ नहीं है, जयपुर, आगरा और दिल्ली द गोल्डन ट्रायंगल नामक परियोजना के हिस्सा है। गोल्डन ट्रायंगल यानी स्वर्ण त्रिकोण भारत के 3 शहरों से मिलकर के बना है जिसमें दिल्ली, आगरा और जयपुर शामिल है। दिल्ली, आगरा और जयपुर। ठीक है, तो दाज ये क्या है? गोल्डन ट्रायंगल। एक चर्चित वेबसाइट के मुताबिक भारत का गोल्डन ट्रायंगल दुनिया का 21वां लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। एक ट्रायंगल एक पर्यटन सर्किट है। उल्लेखनीय है कि विश्व का गोल्डन ट्रायंगल थाईलैंड, लाओस, म्यांमार अवैध ड्रग्स व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में स्थित एक हिल स्टेशन है? इनमें से कौन सा है जो राजस्थान में हिल स्टेशन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंट आबू। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी नगर है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1220 मीटर है। यह अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है। माउंट आबू हिंदू और जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है, दोनों का है, हिंदू और जैन का। जबकि नैनीताल भारत के उत्तराखंड राज्य का प्रमुख पर्यटन नगर है। उद्गम मंडलम इनमें से किस हिल स्टेशन का दूसरा नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊटी। ऊटी का दूसरा नाम क्या है? उद्गमंडलम। उद्गमंडलम ऊटी तमिलनाडु में स्थित एक पर्यटन स्थल है या नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। खूबसूरती के कारण इसे पर्वतीय स्थलों की रानी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक स्थल है। राजस्थान की बात कर रहा है, राजस्थान में कौन सा स्थित है इनमें से? तो पुष्कर। पुष्कर कहाँ है? पुष्कर कहाँ पर है? ये राजस्थान में। पुष्कर अरावली श्रेणी की घाटी में अजमेर में स्थित है। यह भारत का प्रमुख तीर्थ स्थल है जिसे पर्यटकों का स्वर्ग भी कहा जाता है। यहाँ पर स्थित ब्रह्मा जी का मंदिर विश्व में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है। अनंतनाग देश में स्थित है। तो अनंतनाग कहाँ पर है? ये है
उत्तराखंड में। अनंतनाग कहाँ पर है? उत्तराखंड। अनंतनाग जम्मू कश्मीर का एक शहर है जो झेलम नदी के तट पर स्थित है। माफ कीजिए, इसका हमने गलत जवाब बताया था। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, उत्तराखंड नहीं, इसका सही जवाब होगा, वो होगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। अनंतनाग शहर कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अनंतनाग जम्मू कश्मीर का एक शहर है जो झेलम के तट पर स्थित है। यह कश्मीर घाटी का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र है। अमरनाथ मंदिर अनंतनाग में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है? इसमें से तो इस हैदराबाद को कहा जाता है मोतियों का शहर। मोतियों का शहर कहा जाने वाला हैदराबाद शहर तेलंगाना राज्य में मूसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसे निजामों का शहर भी कहा जाता है। सन 1591 ईस्वी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद शहर को बसाया था। भारत में उड़ीसा राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरी। पुरी भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित एक नगर है। पुरी भारत के 4 पवित्रतम स्थानों में से एक है। पुरी भगवान जगन्नाथ, श्री कृष्ण भगवान, सुभद्रा और बलभद्र का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा निकाली जाती है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में चोड़गंग ने करवाया था। यह मंदिर नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु को। बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? भारत का सिलिकॉन वैली। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है क्योंकि गूगल, एप्पल और एसेंचर, इंटेल, आईबीएम, एडोब जैसी प्रमुख एमएनसी कंपनियों के मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित हैं। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है और भारत का 7वां सबसे बड़ा शहर और 5वां सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र है। निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊटी। माफ कीजिए, इसका सही जवाब ऊटी, ऊटी नहीं होगा। पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी ऑप्शन बी करेक्ट है, कोडाईकनाल। कोडाईकनाल तमिलनाडु के डिंडिगल जिले में पालनी पहाड़ी के दक्षिण हिस्से में स्थित मशहूर पर्यटन स्थल है। इसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के नाम से जाना जाता है। ऊटी, जिसे कुटक मंडलम के नाम से जाना जाता है, यह तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के उत्तर में स्थित प्रसिद्ध हिल स्टेशनों में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, हॉफलैंग हिल स्टेशन किस भारतीय राज्य में है? हॉफलैंग हिल स्टेशन तो ये है असम में। कहाँ पर है? असम में। हॉफलैंग हिल स्टेशन भारत के असम राज्य में स्थित हॉफलैंग असम राज्य का अकेला हिल स्टेशन है। नदियों के किनारे, अब जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ये होंगे नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर से रिलेटेड क्वेश्चंस। देवप्रयाग डैश के संगम स्थल पर स्थित है। तो इसके ऑप्शंस हैं ये। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अलकनंदा और भागीरथी के संगम स्थल पर। देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी के संगम को देवप्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और धौलीगंगा या विष्णु गंगा के को विष्णुप्रयाग। अलकनंदा और पिंडार नदियां जहाँ मिलती हैं उसको कर्णप्रयाग बोलते हैं। और अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ मिलती हैं उसे रुद्रप्रयाग। जम्बू इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तवी। जम्बू कहां पर है? तवी नदी के तट पर। जम्मू शहर जम्मू कश्मीर राज्य की शीतकालीन राजधानी है। यह श्रीनगर के दक्षिण में तथा तवी नदी के किनारे स्थित है। इसके उत्तर में शिवालिक पर्वत श्रेणी है। महानदी, इसके प्रमुख नगर हैं महानदी पर जो बसे हैं, संबलपुर और कटक। राप्ती पर गोरखपुर, तुंगभद्रा पर कुर्नूल। हैदराबाद इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो मूसी नदी पर।
हैदराबाद भारत के तेलंगाना राज्य की राजधानी है, जो दक्कन के पठार पर मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। मूसी नदी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। मदुरई शहर इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वेगई। मदुरई शहर किस नदी के तट पर है? वेगई शहर के। मदुरई जो तमिलनाडु में है, वेगई नदी पर। औरंगाबाद कूवम नदी पर। तिरुचिरापल्ली कावेरी और नेल्लोर पेन्नार नदी पर। इनमें से कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद। अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है, जो पश्चिम भारत के गुजरात राज्य में स्थित एक बड़ा शहर है। इसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। यहाँ कांकरिया झील, हटी सिंह जैन मंदिर, जामा मस्जिद, साबरमती आश्रम आदि प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। नासिक शहर इनमें से किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो नासिक कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाना चाहिए ऑप्शन सी, गोदावरी होना चाहिए। ठीक है, सही है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? त्र्यंबकेश्वर से। नासिक गोदावरी नदी के सहारे स्थित है। भारत का कौन सा शहर हुगली नदी के किनारे पर बसा है? तो कोलकाता होना चाहिए हुगली नदी के किनारे पर। ठीक है, कोलकाता सही है। कोलकाता हो गया हुगली नदी के किनारे, कटक महानदी के किनारे, गंगटोक रानीपुल नदी के किनारे और चेन्नई कुवम या अड्यार नदी के किनारे। आगरा किस नदी के किनारे है? तो आगरा यमुना नदी के। आगरा, मथुरा और दिल्ली यमुना नदी के किनारे हैं। आगरा यमुना नदी के किनारे है। यमुना नदी के किनारे ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी आदि ऐतिहासिक इमारतें स्थित हैं। आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने 1504 में बसाया था। यह नगर 1526 से 1658 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा। यहाँ की मुगल कालीन इमारतें जैसे ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी तीन इमारतें यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल हैं। आगरा शहर किस नदी के किनारे है? क्वेश्चन रिपीट है। यमुना नदी के किनारे है। कानपुर किस नदी के किनारे है? कानपुर किस नदी के किनारे है? तो आई थिंक कानपुर ये गंगा नदी के किनारे है। कानपुर भी, कानपुर गंगा नदी के किनारे है। और नगर देख लेते हैं। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे, दिल्ली यमुना नदी के किनारे, सूरत तापी नदी के किनारे, श्रीनगर झेलम नदी के, उज्जैन सिप्रा या छिप्रा, लखनऊ गोमती नदी के किनारे, कटक महानदी के किनारे, वाराणसी गंगा नदी के किनारे, अहमदाबाद साबरमती के, कानपुर गंगा नदी के। इनमें से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर है? तो लखनऊ। जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जबलपुर की बात हो रही है तो आई थिंक जो जबलपुर है ये होना चाहिए नर्मदा नदी के किनारे। जबलपुर नर्मदा नदी। जबलपुर भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय तथा राज्य विज्ञान संस्थान स्थित है। जबलपुर में ही नर्मदा नदी पर भेड़ाघाट और धुआंधार जलप्रपात स्थित है। विजयवाड़ा इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा नदी के तट पर है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के मध्य पूर्व में कृष्णा नदी के किनारे तट पर स्थित है। 2000 वर्ष पुराने इस शहर को बैजवाड़ा के नाम से जाना जाता था। यह क्षेत्र मंदिरों और गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ये विजयवाड़ा आया था। अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ये मिससेलेनियस क्वेश्चंस होंगे, विविध से रिलेटेड। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह इनमें से किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नवी मुंबई में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह अरब सागर तट पर मुंबई के दक्षिण में स्थित है। इसकी स्थापना मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के उद्देश्य से की गई थी। इसे न्हावा शोवा बंदरगाह भी कहा जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने जम्मू और कश्मीर में डैश नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण पूरा किया है। तो ये कौन सी नदी पर? चिनाब नदी पर। भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर में
चिनाब नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किया है। इस पुल का उद्देश्य कश्मीर घाटी में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। और चिनाब किसकी सहायक नदी है? सिंधु की, जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहलाती है। हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा। चिनाब की सहायक नदियां हैं झेलम और रावी। चिनाब एवं रावी के बीच का क्षेत्र चाच दोआब कहलाता है। रावी और चिनाब के बीच का क्षेत्र रचना दोआब के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बावड़ी क्या होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जल एकत्र करने का एक पारंपरिक तरीका। बावड़ी बावड़ी ऐसे सीढ़ीदार कुएं तथा तालाब होते हैं जिनके जल तक सीढ़ियों के सहारे पहुंचा जाता है। यह जल एकत्र करने का एक पारंपरिक तरीका है। मराठी में इसे बारव और कन्नड़ में इसे कल्याणी और गुजरात में इसे बाव कहा जाता है। कौन सा स्थल जल संग्रहण पिट वाटर हार्वेस्टिंग पिट बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो एक बड़े आवासीय परिसर के प्रांगण में ये तो है। एक बड़े खुले लैंडफिल स्थल के नजदीक नहीं, ये नहीं है। एक बड़े व्यस्त और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नजदीक, ये भी है। एक छोटे से एक मंजिला घर के कोने में, ये भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब बारिश के पानी को विभिन्न तरीकों से संचित करना या बचाना है। तालाब या झील के अलावा जमीन के नीचे बनाए गए टैंक के जरिए भी वर्षा जल संचयन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भूमि उपयोग के बारे में कौन सा कथन समूह सत्य है? पहला है, भूमि का उपयोग विभिन्न भौतिक कारकों जैसे स्थलाकृति, मिट्टी, जलवायु, खनिज और पानी की उपलब्धता से निर्धारित होता है। जी बिल्कुल सही है, ये होता है। जनसंख्या और प्रौद्योगिकी जैसे मानवीय कारक भूमि उपयोग पैटर्न के निर्धारित नहीं है। गलत है ये। लोग और उनकी मांगें निरंतर बढ़ती जा रही हैं लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। ये बात बिल्कुल सही है। निर्माण गतिविधियों में वृद्धि होना भूमि निम्नीकरण, भूस्खलन और मृदा अपरदन के कारणों में से एक है। ये भी सही है। एक ही गलत था, तो आंसर होना चाहिए 1, 3 और 4 वाला। देख लेते हैं किसमें 1, 3, 4 या 4, 3, 1। ऑप्शन सी करेक्ट। यहाँ पर तो 4, 3, 1 यहाँ भी दे रखा है और यहाँ भी दे रखा है। सी में भी 4, 3, 1 है, बी में भी 4, 3, 1 है। ठीक है, तो सेम ऑप्शंस हो गए। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये लगाओगे या ये लगाओगे, ऐसे अगर दो दो ऑप्शन सेम होते हैं तो आप जो भी लगाओगे ना, ये लगाओ या फिर ये लगाओ, दोनों ही सही है। ऑब्जेक्शन रेज होता है वहाँ, आरआरबी आपको नंबर देगा। भूमि का उपयोग विभिन्न भौतिक कारकों जैसे स्थलकृति, मिट्टी, जलवायु, खनिज और पानी की उपलब्धता से निर्धारित होता है। लोग और उनकी मांगें निरंतर बढ़ती जा रही हैं लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। निर्माण गतिविधियों में वृद्धि होना भूमि निम्नीकरण, भूस्खलन और मृदा अपरदनों के कारकों में से एक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछ रहा है। रेड क्लिफ भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है? बिल्कुल नहीं। रेड क्लिफ तो भारत और पाकिस्तान के बीच की है। भारत और पाकिस्तान के बीच की, भारत और चीन के बीच की जो रेखा है, सीमा रेखा, वो मैकमोहन है। क्या है? मैकमोहन। तो गलत पूछ रहा था तो यही हो जाएगा। बाकी देखिए, जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती की जाती है। बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य है। ये भी सही है। बी कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं। ये भी ठीक है। भारत और चीन के बीच की सीमा मैकमोहन लाइन है। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। 49 डिग्री सीमा रेखा जो कि अमेरिका और कनाडा के बीच है। सबसे शांत सीमा रेखा है। मध्य प्रदेश देश का लगभग 53%, 53% तांबा का उत्पादन करता है। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये बीआरओ द्वारा है ना, सीमा सड़क संगठन के द्वारा।
अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई सीमा सड़क संगठन द्वारा की जाती है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को भारत के सीमांत क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क का निर्माण तथा प्रबंधन करने हेतु किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन थ्रस्ट इनमें से किसके द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। भारतीय रेलवे परिसरों में अनाधिकृत पैकेज्ड पेयजल बेचने के खतरे को रोकने के लिए अखिल भारतीय अभियान के रूप में ऑपरेशन थ्रस्ट शुरू किया। यह अभियान जुलाई 2019 में शुरू किया गया था। ये अभियान कब शुरू किया गया था? 2019 में। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 2019 में शुरू किया गया था, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी याद रखना है। अभियान के दौरान रेलवे सुरक्षा बल अनाधिकृत ब्रांडों के पैकेज पेयजल की बिक्री के लिए 1371 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। प्राचीन समय के दौरान विकसित इन भूमिगत जल मार्ग का नाम बताएं जिसमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था। तो ये कनात क्या होता था? कनात। कनात शुष्क या अर्ध शुष्क एवं गर्म इलाकों में नियमित रूप से लगातार पानी उपलब्ध कराने की एक व्यवस्था है। कनात बनाने के लिए पहले अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में जमीन के नीचे पानी का स्रोत ढूंढा जाता है। फिर जमीन के नीचे ही नाला निकालकर उस पानी को दूर तक निचले क्षेत्रों में लाया जाता है और वहां जल के बाहर निकालने का एक मुख होता है। इस मुख से पानी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से स्वयं ही ऊंचे जलाशय से निचले क्षेत्र की ओर तरफ बहकर निकलता रहता है। यह तकनीक सर्वप्रथम ईरान में विकसित हुई थी। उस राज्य का नाम बताइए जहां सियांग नदी पर भारत के सबसे लंबे 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश की बात है ये। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे पेमा खांडू। इन्होंने 2019 में भारत के सबसे लंबे 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया। यह सियांग नदी पर बनाया गया था और इस पुल को ब्योरुंग पुल का नाम भी दिया गया है। यहाँ पर नीचे 4 में से 3 राज्यों में भूजल उपयोग अत्यधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जहां भूजल का उपयोग अन्य तीनों राज्य अपेक्षा अधिक नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। भूजल वह जल होता है जो चट्टानों और मिट्टी से रिस जाता है और भूमि के नीचे जमा हो जाता है। भूजल एक मीठे पानी के स्रोत के रूप में प्राकृतिक संशोधन है जिसमें भूजल प्राप्ति के लिए कुओं और नलकूपों द्वारा पानी निकाला जाता है। भूजल दोहन का पता लगाने के लिए 2017 में भारत सरकार द्वारा 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वेक्षण किया गया था जिसमें यह बताया गया था कि ज्यादा भूजल का दोहन पंजाब में होता है। इसके बाद क्रम से राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में होता है। कच्छ के मानदंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? यह कच्छवासियों द्वारा बनाया गया है। थार रेगिस्तान में मौजूद एक लवणीय दलदल है या राजहंस बड़ी संख्या में यहाँ आवास के लिए आते हैं। तो ये सभी सही है। जो गलत है वो ये है कि यह मीठे पानी की झील है। कच्छ का रण गुजरात के कच्छ जिले में थार रेगिस्तान में एक लवणीय दलदल है जो पाकिस्तान और भारत के बीच सीमा में फैला है। यह क्षेत्र कच्छावासियों द्वारा बसाया गया है। सर्दियों के मौसम में राजहंस बड़ी संख्या में यहाँ आवास के लिए आते हैं। नवंबर से मार्च तक यहाँ पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन, भारत में जैव भौगोलिक बायोजियोग्राफिकल क्षेत्र कितने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 है। कौन कौन से हैं ये 10? देखिए, लद्दाख के ट्रांस हिमालयी क्षेत्र, हिमालय पर्वतमाला, तराई, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, राजस्थान का थार रेगिस्तान, दक्कन का पठार, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के
अर्ध शुष्क चरागाह क्षेत्र, भारत के पूर्वोत्तर राज्य, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप, पश्चिमी और पूर्वी तटीय बेल्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।